हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का 2024 एग्जाम प्रिपरेशन के लिए योद्धा सीरीज में, जहां मैं आप लोगों के 2024 के लिए एग्जाम स्पेशल के लिए सभी सब्जेक्ट्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 100 एमसीक्यू सीरीज, उसके बाद मैराथन सीरीज, डाउट सीरीज और साथ ही साथ आप लोगों का टेस्ट सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए पूरे के पूरे सब्जेक्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट पूरे बुक का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें सब्जेक्टिव में आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाला है। और ये इतने इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं कि इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में थे, कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर में थे, कई सारे क्वेश्चन इस साल के मॉडल पेपर में है, कई सारे क्वेश्चन बैंक में है और कई सारे क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए हम लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में हम लोगों को वही सारा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, वही सारा क्वेश्चंस करना है जो हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाने का चांस है। और मैंने आप लोगों को से प्रॉमिस किया था कि हम लोग हर सब्जेक्ट के लिए मोर देन 90% के लिए हम लोग जो है वो एफर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए जितना भी वीडियो लेकर के आऊंगा, जितना मुझसे पॉसिबल होगा, एक दिन में 8 वीडियो, 9 वीडियो, 10 वीडियो, जितना भी वीडियो अपलोड करूं, हर एक वीडियो को आपको देखना है और मेरे साथ पढ़ना है। और ये 100 मोस्ट इंपोर्टेंट पूरे अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सब है। बेसिकली यहां 40-40 क्वेश्चन का 40-40 क्वेश्चन का एमसीक्यू होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव होगा, फिर एक सेट होगा 40 एमसीक्यू सब्जेक्टिव, फिर एक सेट होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। हाँ, एग्जाम में जो है आप लोगों को जो है वो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन भाई ज्यादा पढ़ लेने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जितना आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, हर चीज को बहुत अच्छे से और डिटेल से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम का तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सबसे पहला और सबसे दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों को दिख रहा है, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो एनपीओ का है। यहां तक कि क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो एनपीओ का है, और एनपीओ इस बार चूंकि डिलीट हुआ है इसलिए इसको हम लोग जो है वो छोड़ रहे हैं। हाँ, हम लोग का काम का चीज क्वेश्चन नंबर 4 से है। चलो भाई देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू क्रेडिटेड। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे, यानी पूंजी खाते के क्रेडिट पे। और हाँ, चूंकि 100 एमसीक्यूज है प्लस सब्जेक्टिव है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, इसलिए आपको पेशेंस से देखना है। और ऐसे ही एक मॉडल पेपर नहीं, मैं आप लोगों के लिए 5 या 6 सीरीज इसी टाइप का लेकर के आऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोगों को बोल रहा है साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज की गणना होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन। तो पार्टनर्स को उसी इन कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है जो वो लोग स्टार्टिंग पीरियड पे लगाए रहता है, यानी कि बिगिनिंग पे। कोई पार्टनर अगर 1 जनवरी को कैपिटल लगाया है तो 1 जनवरी से इंटरेस्ट मिलेगा। कोई पार्टनर अगर 1 अप्रैल को लगाया है तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट मिलेगा। कोई पार्टनर अगर 1 अक्टूबर को लगाया है तो उसको 1 अक्टूबर से जो है वो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी बिगिनिंग से मिलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 पे बोल रहा है लाभ हानि खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। याद रखना, नाममात्र खाता कोई भी ऐसा अकाउंट जिस अकाउंट को बनाने से लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, वो अकाउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट होता है। चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, या चाहे रियलाइजेशन अकाउंट है, ये तीनों ही अकाउंट हम लोगों के लिए नॉमिनल अकाउंट यानी नाममात्र खाता होता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो है ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, चौबे एंड दुबे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। चौबे और दुबे है जो प्रॉफिट एंड लॉस को 2:3 में बांटते हैं। इन फ्यूचर दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वल रेशियो, विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन विच रेशियो। अब वो लोग आगे जाकर के डिसाइड कर रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटेगा, वो लोग इक्वल बांटेगा। तो आपको बताना है कि कौन पार्टनर कितना से सेक्रीफाइस किया। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन गलत है, आप ऑप्शन पे मत जाना। 2 पार्टनर है चौबे और दुबे, ओल्ड रेशियो है 3:2।
2:3, इन लोग का न्यू रेशियो हो गया है 1:1। अब हम लोग को सेक्रीफाइस निकालना है। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप लोग निकालना और देखना कौन पार्टनर सेक्रीफाइस, कौन पार्टनर गेन कर रहा है। हम ये क्वेश्चन बहुत आप लोग को कई बार हम आप लोगों को बताए हैं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता दोगे। 7 का आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला गया है क्वेश्चन पे, एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, जिसका वसूली मूल्य है एन एसेट विच इज नॉट फिक्टिटियस बट इनटैंजिबल एंड हैव ए रियलाइज्ड वैल्यू इज कॉल्ड गुडविल, यानी कि ख्याति। गुडविल एक ऐसा एसेट होता है जो इनटैंजिबल तो है लेकिन फिक्टिटियस नहीं है, क्योंकि इसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये देखो, ये गुडविल निकालने वाला हम लोगों को क्वेश्चन दिया है 9 नंबर पे। बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वेयर 10,000, 18,000 एंड 14,000। एक फार्म है जिसका 3 सालों का प्रॉफिट दिया है 10,000, 18,000 और 14,000। यू हैव द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑफ प्रॉफिट। देखो सिंपल सा बात है, क्या बोल रहा है, एक फार्म है जिसका 3 सालों का प्रॉफिट है 10,000, 18,000, 14,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 ईयर्स। आपको गुडविल निकालने बोला। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना। हम कई बार आपको ये बताए हैं, इसको भी छोड़ रहे हैं। इसको हमको आप लोग कमेंट करके बताओगे। एक एक क्वेश्चन जो आपको छोड़ रहे, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओगे। अगर बेटा 90% लाना चाहते हो तो हम जो बोलेंगे, जैसे पढ़ाएंगे, आपको वो सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तांतरित किया जाता है। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू। जब कोई पार्टनर फार्म से रिटायर करता है तो उस समय जनरल रिजर्व को क्या करते हैं, तो जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझना। जब कभी भी कोई पार्टनर फार्म में एडमिट होता है तो एडमिट होने से ठीक पहले ओल्ड पार्टनर के पास जो भी चीज है, ओल्ड पार्टनर के पास कोई प्रॉफिट है, कोई लॉस है, ओल्ड पार्टनर के पास जनरल रिजर्व है, या एपियर गुडविल है, या रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस है, ये सभी चीजों को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेता है, ठीक है। उसके बाद ही न्यू पार्टनर को एडमिशन देता है। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो 11 में क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1। एक्स और वाई पार्टनर है, इन लोगों का रेशियो 1:1 है। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर हु कंट्रीब्यूट ₹25,000 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। न्यू पार्टनर जेड आया है 1/5 शेयर के लिए और गुडविल लेकर के आया है 25,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फार्म विल बी। हमको टोटल फार्म का गुडविल निकालना है। टोटल फार्म का जो न्यू पार्टनर गुडविल लाया है उसके बेस पे टोटल फार्म का गुडविल। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं तो ये जो न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया है, कितना गुडविल लाया, 25,000। तो देखो ये 25,000 का गुडविल लाया है कितने शेयर के लिए, 1/5। कभी भी न्यू पार्टनर के गुडविल में से जब टोटल पार्टनर का गुडविल निकाला जाता है, टोटल फार्म का गुडविल निकाला जाता है, तो इसको पलट के निकाला जाता है, इसका रेसिप्रोकल किया जाता है। यानी कि 25,000 इंटू 5/1। अब 25 पचे 125 हो जाएगा, 125 में 3 जीरो, यानी कि 1,25,000 रुपया टोटल फार्म का गुडविल होगा। हम कुछ नहीं किए, बस उसको पलट करके जो है वो निकाल दिए, यानी कि 1,25,000। अच्छा समझो, अगर मान लो एक पार्टनर जेड फार्म में एडमिट हुआ और वो मान लो अगर 30,000 गुडविल लाया है और 1/3 शेयर के लिए, और आपको टोटल फार्म का गुडविल बोलेगा, तो टोटल फार्म का गुडविल होगा आपका 30,000 इंटू 3/1, यानी कि टोटल फार्म का गुडविल हो जाएगा कितना रुपया, 90,000, यानी कि रेसिप्रोकल करके निकाल देंगे। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया है, बोल रहा है क्वेश्चन पे, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाता है ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू। जब कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है तो रिटायर पार्टनर के क्रेडिट से किसको दिखाते हैं, उसका जो गुडविल होता है उसको दिखाते हैं, हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल। ये इस साल के एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमोंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल वेयर 2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट इज 3:2। हमको गेनिंग रेशियो बताना है।
सिंपल सा बात है, बोल रहा है 3 पार्टनर मिलके बिजनेस को चलाता था। कौन कौन भाई? हमारा 3 पार्टनर था, राजेंद्र, सतीश और तेजपाल। रेशियो था उन लोगों का 2:1, 2:1। कौन रिटायर हो गया? सतीश रिटायर हो गया, यानी सतीश का शेयर को काट दो। अब जब सतीश का शेयर को काट दिए तो जो पार्टनर बच गया, यानी कौन कौन बचा है? राजेंद्र और तेजपाल, उन लोगों का न्यू रेशियो हो गया है हम लोगों का 3:2। तो हम लोगों को गेनिंग रेशियो निकालने बोला। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इससे कोई मतलब नहीं है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके आप इसका गेनिंग रेशियो निकालोगे और हमको इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। देखो, जितना भी न्यूमेरिकल आपके लिए छोड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आप हमको बताओगे, बनता है तो भी बताओगे, नहीं बनता है तो भी। और सारा का सारा न्यूमेरिकल जो है आप एक ही साथ कमेंट करके बताना, ताकि जिसका आंसर पहले आएगा हम उसके आंसर को पिन कर दे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोला गया है, एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानि साझेदारों द्वारा बांटी जाती है उनके। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर इन देयर। अगर कोई पार्टनर डेथ कर गया और उसके या डेथ करने के समय का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको पार्टनर आपस में किसमें बांटेगा? पुराना लाभ विभाजन अनुपात, यानी कि ओल्ड रेशियो में। जो ओल्ड रेशियो है उसी ओल्ड रेशियो में वो लोग अपना बांटेगा, चाहे उन लोगों के पास जो भी चीज था, कोई रिजर्व था, कोई गुडविल था, या चाहे उन लोगों के पास कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 15 नंबर बोला गया है, कार्य निष्पादन को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर निम्न दर में से ब्याज चुकाया जाएगा। द एग्जीक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर डेथ करता है तो डेथ करने वाला पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर होता है उसको डेथ पार्टनर के पीरियड तक 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो दिया जाता है, 6% पर एनम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर पे आते हैं, फार्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन डिजुलेशन ऑफ ए फार्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। जब कभी भी किसी भी पार्टनरशिप फार्म का डिजुलेशन होता है तो उस कंडीशन पे जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट यानी करंट लाइबिलिटी या लाइबिलिटी होता है पार्टनर्स लोन को छोड़ के, इन सभी चीजों को रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाया जाता है। तो कौन अकाउंट में दिखाएंगे? इन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे, यानी वसूली खाते में दिखाएंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 17। बोल रहा है, फार्म के विघटन पर साझेदार पर साझेदारी के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन डिजुलेशन ऑफ ए फार्म पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू। डिजुलेशन ऑफ फार्म में जब पार्टनर्स फार्म का डिजुलेशन होता है तो पार्टनर्स लोन इसको कहां दिखाएंगे? तो इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, यानी पूंजी खाते में दिखाते हैं, उस पार्टनर्स के नाम से जो पार्टनर्स इसको लोन लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, लाभ संचित लाभ और संचय का हस्तांतरित किया जाएगा। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू। सिंपल सा बात है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मिलेगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे और पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में इसको बांट देंगे साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट एक कंपनी कैन बी इशूड। तो भाई एक कंपनी जो है वो समता अंश यानी इक्विटी शेयर भी इशू कर सकता है, और एक कंपनी जो है वो पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों ही शेयर को वो इशू करता है। और क्या डिफरेंस है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में, ये इस साल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बोल रहा है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधान के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम आप लोगों को बताए थे कंपनी 8 पार में शेयर इशू करता है सेक्शन 51 से, 8 प्रीमियम में इशू करता है सेक्शन 52 से, और 8 डिस्काउंट में सेक्शन 53 से, और डिस्काउंट में शेयर इशू करने के लिए प्रतिबंध है सेक्शन 53 से। आगे बढ़ते हैं, समता अंशधारी होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स आर। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का रियल ओनर होता है, कंपनी का असली स्वामी होता है। ठीक है, ओनर ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो कंपनी का क्रेडिटर्स होता है, यानी कि वो कंपनी का लेनदार होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, जब्त किए गए अंश के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर। जब कंपनी कोई शेयर को फॉरफिटेड करके री इशू करता है, री इशू करने के बाद जो बैलेंस बच गया उसको वो कहां दिखाता है, तो उसको वो कैपिटल रिजर्व में दिखाता है, यानी संचय खाता में दिखाता है। देखो फिर से बोल रहे हैं, वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि 100 एमसीक्यूज होगा और सब्जेक्टिव टाइप का थ्योरी और सब्जेक्टिव टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, तो वीडियो लंबा है लेकिन आपके काम का है और 100% यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए बोर होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इंजॉय करते हुए आप पढ़ोगे, ठीक है, नहीं तो फिर सकलका बुम बुम हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23, ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज। जब कभी भी डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू किया जाता है तो वो कैपिटल लॉस होता है, यानी पूंजीगत हानि। जब कभी भी डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो वो कैपिटल गेन होता है, यानी पूंजीगत लाभ। ठीक है, आगे डिवेंचर इज ए ऋण पत्र होते हैं, 2023 का एग्जाम में पूछा गया है ये। डिवेंचर क्या होता है, तो डिवेंचर जो है एक लोन सर्टिफिकेट होता है, एक ऋण का प्रमाण पत्र होता है, यानी जो आप लोन लेते हो या लोन देते हो उसके बदले डिवेंचर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, डिवेंचर होल्डर रिसीव। जो कंपनी का डिवेंचर होता है वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं और डिवेंचर एक लोन होता है, तो लोन के बदले जाहिर सी बात है इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ब्याज मिलेगा। और जो डिविडेंड होते हैं लेता है वो कंपनी का ओनर होता है और डिविडेंड होल्डर को कंपनी जो है, क्या बोल रहे हैं हम, जो शेयर खरीदता है वो कंपनी का शेयर होल्डर होता है और शेयर होल्डर को कंपनी जो है वो डिविडेंड देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इट सो ऑन। जब आप डिवेंचर को इशू किए और डिवेंचर को इशू करके आपको लॉस हुआ तो आप इसको कहां दिखाओगे, तो इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, बोला गया है सिंकिंग फंड विनियोग लेखा को विक्रय पर लाभ को आंतरिक किया जाता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू। तो जो भी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है उसको जो है वो कहां ट्रांसफर किया जाता है, तो सिंपल सा बात है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का जो भी बैलेंस बचा हुआ है उन सभी को सिंकिंग फंड अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे, सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व इज सो। तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में दिखाया जाता है, सामान्य संचय को संचय एवं अतिरिक्त के अंडर में दिखाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे बोल रहा है, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्तियों में शामिल है, करेंट एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड। तो भाई देखो कौन सा चीज जो है हम लोगों का करेंट एसेट में जो है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये ऑप्शन डी जो आंसर लिखा है हिंदी इंग्लिश में वो गलत आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइनेंशियल नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दिस। क्या होगा भाई, ऑल ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि देखो बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो करेंट एसेट में डेटर्स भी जाता है, कैश इन हैंड भी जाता है और स्टॉक भी जाता है, इंग्लिश में गलती से वो लिखा है ये चीज। ठीक है, ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे, वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। तो एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो रिकॉर्ड फैक्ट होता है। इस साल का जो आप लोगों का वीकली टेस्ट हुआ है वहां ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है, एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय द कंपनी टू इट्स। मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, तो जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो कंपनी किसके लिए दिखाता है, शेयर होल्डर के लिए, यानी अंशधारियों के लिए जो है ये बनाया जाता है, ताकि उसको पता चले कि कंपनी कितना अच्छा पोजीशन पे है या कितना डाउन पोजीशन पे है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे देखो क्या बोल रहा है, लाभ व हानि खाते को डॉट 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 भी कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट, यानी आय विवरण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 बोला गया है, वित्तीय विवरणों के निर्वाचन में शामिल होते हैं, इंटरप्रेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय जो है ये सभी चीजों को शामिल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे बोल रहा है, तुलनात्मक विवरणों को डॉट डॉट के रूप में भी कह सकते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज। तो जो भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है उसको एक और नाम से पुकारा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। देखो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यानी कि क्षैतिज या समानांतर विश्लेषण। यहाँ वर्टिकल गलती से लिखा हुआ है, यहाँ होगा हॉरिजॉन्टल।
क्या होगा भाई, हॉरिजेंटल एनालिसिस। ठीक है, याद रखना हॉरिजेंटल एनालिसिस बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। बोल रहा है समान आकार के स्थिति विवरण में कुल सामान एवं समता एवं दायित्वों को किसके बराबर माना जाता है। इन ए कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटी आर इज्यूम टू इक्वल 100। जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, चाहे कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाए या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाए, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते समय जो इक्विटीज एंड लायबिलिटी का टोटल है उसको 100% मानते हैं, और एसेट के लिए जो एसेट का टोटल होता है उसका 100% मानते हैं। उसके बाद बाकी चीजों को आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे देखिए क्या बोल रहा है। समान आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को किसके बराबर माना जाता है। इन ए कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल इज एज्यूम टू बी इक्वल। तो भाई सिंपल सा बात है, 100% के बराबर माना जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे। स्टॉक आवृत्ति अनुपात के अंतर्गत आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर। तो सिंपल सा बात है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो हम लोगों का आता है एक्टिविटी रेशियो के रिगार्डिंग आता है। लिक्विडिटी रेशियो के रिगार्डिंग करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी आता है। प्रॉफिटी रेशियोबिलिटी के रिगार्डिंग हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, ये सब आता है। ठीक है, और एक्टिविटी रेशियो के रिगार्डिंग हम लोगों का स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, ये सब आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आदर्श चालू अनुपात है द आइडल करंट रेशियो इज। तो हम सबको पता है आइडल करंट रेशियो 2:1 है। अब देखो आइडल करंट रेशियो जो है वो 2:1 है। इसका मतलब क्या होता है, तो 2:1 का मतलब है कि करेंट एसेट रेशियो करेंट लाइबिलिटी, यानी कि अगर आपके पास लाइबिलिटी, अगर मान लो आपके पास लाइबिलिटी है 1 रुपया का, तो उसका पेमेंट करने के लिए आपके पास करंट एसेट है 2 रुपया का। इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा है। करंट रेशियो आइडल फॉर्मेशन 2:1 से ये जितना ऊपर होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। यानी अगर मान लो आइडल रेशियो 3:2 है, इसका मतलब है कि कंपनी के पास 2 रुपया का लाइबिलिटी चुकाने के लिए 1 रुपया का एसेट है, सॉरी 3 रुपया का एसेट है, यानी कंपनी अच्छा पोजीशन पे है। और आइडल रेशियो जितना नीचे गिरता है उतना कंपनी के लिए डेंजर है। तो आइडल करंट रेशियो 2:1 है, आइडल लिक्विड रेशियो 1:1 है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। ये जो है आप लोगों का कैश बेसिस पे बेस्ड होता है। आगे लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का पहला सेट का बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रोकड़ मद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैश आइटम, यानी कौन नन कैश आइटम नहीं है, यानी कैश आइटम है तो इसका राइट आंसर होगा आपका कैश सेल्स। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव हो गया। देखो बोर होने का जरूरत नहीं है, बार बार समझा रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आपको कांस्टेंट करना है। अगर एग्जाम में 90% का आपका ड्रीम है तो हम जो पढ़ाएं, जितना पढ़ाएं, हर चीज को आपको आंख मूंद करके पढ़ना पड़ेगा। मेरा पढ़ाया एक एक चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पे। और हाँ, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पे एनपीओ वाला क्वेश्चंस नहीं करोगे। जो क्वेश्चन नहीं करना होगा हम उसको अभी अपने से हम खुद आप लोगों को बता देंगे कि इसको नहीं करना है। ठीक है, देखो आते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ये एनपीओ का पार्ट है, इसको आप नहीं करोगे, काट दिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है साझेदारी से क्या तात्पर्य है, इसको आप करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कौन कौन सा करोगे भाई, क्वेश्चन नंबर ये जो है हम लोगों का 2 करोगे, 3 करोगे, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है 4th करोगे, 5 नंबर को भी करना है, 6 नंबर को भी करना है, 7 नंबर को भी करना है। ठीक है, 1 को छोड़ के 2 3 4 5 6 7 अच्छा से करना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका थ्योरेटिकल होने वाला है। और ये हो गया। अब हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर बी पे। सेक्शन उक्शन को गोली मारो, क्वेश्चन को करो। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का है, ये रुको, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको नहीं करना है, ये एनपीओ है, इस बार डिलीट है, 8 को नहीं करना है। ठीक है, किसको करना है, 9 को, बिल्कुल 9 को करो, 8 को करो, 11 को करो, 12 को करो, 13, हाँ बिल्कुल भाई 13 को भी करो, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, 13 को भी करना है। 13 हो गया, लिख लिए थे ना यहां तक, ठीक है। 13 के बाद हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं करना है, मत करना इसको। क्वेश्चन नंबर 16 करना है। और एक एक क्वेश्चन इसका जो पूरा कंप्लीट पीडीएफ होगा राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, जो आपका ग्रुप है, यानी जो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के ठीक नीचे हम आप लोगों को इसका पूरा का पूरा पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, चलो भाई
तो यहां से देख लो, इसको करना है 16 नंबर को, यानी देखो 17 को भी करना है। हम आपको साफ साफ बता दे रहे हैं कि आपको एनपीओ वाला क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन आपको करना है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है ये, सभी ऑब्जेक्टिव और सभी सब्जेक्टिव को करोगे, ठीक है। इन सबका पीडीएफ हम आप लोगों को वहां पे दे देंगे, ठीक है। एक एक चीज को बताएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। और हाँ, प्लीज इन न्यूमेरिकल्स को आप जरूर बनाना भाई। जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनता है प्लीज हमको कमेंट करके बता देना कि सर इसको बता दो। और टेलीग्राम पे जो आप लोगों का ग्रुप बनाए हैं उस ग्रुप पे भी हमको बोलना कि सर इस क्वेश्चन को एक बार बता दो, हम डेफिनेटली बता देंगे। लेकिन ये जितना भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं और आने वाले समय में जितने भी क्वेश्चंस करवाएंगे वो जरूर करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सब चीज, ठीक है। चलो, तो न्यूमेरिकल छोड़ रहे हैं, न्यूमेरिकल का हम पीडीएफ भेजेंगे, एक एक न्यूमेरिकल को आप करोगे। चलो, अब आते हैं हम लोग इसका सेकंड सेट पे। 40 एमसीक्यू हो गया, 3 सेट है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड सेट पे। देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट ना, जब कभी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटा जाता है, इक्वली बांटा जाता है। और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फार्म के लिए आहरण पर ब्याज है। हम बहुत डिटेल में आपको ये चीज समझाए थे कि फार्म के लिए जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, तो फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम एंड गेन है। जिस क्वेश्चन में हिंदी नहीं लिखा, इंग्लिश नहीं लिखा होगा, हम खुद आपको बता देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है, साझेदारी फार्म के लिए न्यूनतम साझेदारों की संख्या होनी चाहिए, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फार्म, तो कम से कम जो है वो 2 पार्टनर होना चाहिए, और एक जर्नली में 50 होना चाहिए, और बैंकिंग बिजनेस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, तो हम सबको पता है एक फॉर्मूला होता है हम लोगों का, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 4 का आंसर होगा हम लोगों का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे बोल रहा है व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस इज, तो हमको पता है कि बिजनेस जितना ज्यादा फेमस होता है, जिस नाम से मार्केट में उसको पहचाना जाता है, उसका मॉनेटरी वैल्यू उस बिजनेस का गुडविल यानी कि ख्याति कहलाता है। गुडविल का डेफिनेशन में ही तो बोला जाता है, गुडविल इज एन नेम फॉर्म एंड रेपुटेशन ऑफ ए फर्म, इट हैज एन मॉनेटरी वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है गुडविल इज, ख्याति क्या है, तो हम सबको पता है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट यानी अमूर्त संपत्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोगों को बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय, बोला गया है कि जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए और उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किसको मिलता है, तो वो ओल्ड पार्टनर को मिलता है। किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर, पुराने साझेदार को मिलता है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 8 फिर न्यूमेरिकल है, और हम बोले हैं न्यूमेरिकल हम आप लोगों के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन में, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3, ए और बी एक पार्टनर है, किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटता था, 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए सी आया। बोला गया है सेक्रीफाइस रेशियो बिटवीन ए एंड बी, तो सिंपल सा बात है, जब कभी क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो है 5:3, तो सेक्रीफाइस रेशियो भी होगा हमारा 5:3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन मॉडल पेपर में है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना जरूर करना, क्योंकि सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 पे, X, Y and Z are partners with ratio 6:5:8. When Y retire, then what will be future ratio of X and Z? अगर Y रिटायर हो गया तो X और Z का न्यू रेशियो बताओ। देखो वेरी सिंपल है ना, 3 पार्टनर था, रेशियो था X, Y, Z का 6:5:8। कौन रिटायर हो गया, Y, तो Y का शेयर को छुपा दो, तो Y का शेयर छुपा के B और C का Y का छुपा के X और Z का कौन सा रेशियो बच गया, 6:8 बच गया, तो राइट आंसर होगा हमारा 6:8 यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आगे बातें हैं, आगे बोल रहा है ऋण पत्र धारक को प्राप्त होता है डिवेंचर होल्डर रिसीव्स, सिंपल सा बात है, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11,
11वें नंबर पे बोला जा रहा है कंपनी का वास्तविक मालिक होता है, रियल ओनर ऑफ ए कंपनी इज, तो कंपनी का रियल ओनर होता है इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर होता है, यानी समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारतीय कंपनी अधिनियम कब बना? व्हेन इंडियन कंपनी एक्ट वाज लॉन्च, तो हमको पता है इंडियन कंपनी एक्ट जो है वो 1956 को बना था। भारतीय साझेदारी अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को बना था। पार्टनरशिप एक्ट 1956 को बना था, जिसको आगे जाकर के 2013 में अमेंडमेंट करके उसको सुधारा गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे आते हैं। अंशधारक को प्राप्त होते हैं शेयर होल्डर गेट्स, हम अभी बताए थे शेयर होल्डर को क्या मिलता है भाई? डिविडेंड यानी कि लाभांश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकॉर्डिंग टू टेबल ए विल बी, टेबल ए के अनुसार बताया गया मांग पर ब्याज हो सकता है। देखो इस चीज को एकदम अच्छे से समझना, कभी भी अगर किसी भी कंपनी के पास कॉल्स इन एरियर होता है और कोई शेयर होल्डर किसी शेयर का पैसा नहीं दिया और वो शेयर होल्डर बाद में उस शेयर का पैसा चुकाता है, तो कंपनी लेट होने की वजह से उस पर 10% इंटरेस्ट काटता है। किस पे इंटरेस्ट काटता है भाई? कॉल्स ऑन एरियर्स। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन एरियर्स में कंपनी 10% इंटरेस्ट काटता है। सेम ऐसा अगर कोई शेयर होल्डर किसी शेयर का पैसा एडवांस में चुका दिया एडवांस में, तो कंपनी उसको 10% इंटरेस्ट देता है, 12% इंटरेस्ट देता है। किस पे? इंटरेस्ट ऑन एडवांस। तो याद रखना कॉल्स इन एरियर पे 10% कटता है और एडवांस पे जो है कंपनी 12% इंटरेस्ट चुकाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है, क्वेश्चन पे डिवेंचर्स आर, ऋण पत्र होते हैं। नॉर्मली जो भी डिवेंचर्स होता है वो सिक्योर्ड होता है, यानी कि सुरक्षित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। बोल रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, ऋण पत्र के शोधन का प्रीमियम खाता है। तो सिंपल सा बात है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट जो होता है ये हम लोगों का एक तरीके का पर्सनल अकाउंट होता है, यानी व्यक्तिगत खाता। याद रखना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पर्सनल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट वो भी पर्सनल अकाउंट होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट वो भी पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी इज इशूड फॉर, तो हमको पता है एनुअल रिपोर्ट कोई भी कंपनी जो है वो शेयर होल्डर के लिए इशू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट 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 इज करेंट एसेस्ट, यहां से कौन कौन जो है वो करेंट एसेस्ट होता है? तो देखो कैश इन हैंड जो है वो करेंट एसेस्ट होता है, बाकी कोई भी चीज यहां से करेंट एसेस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है आइडल करंट रेशियो इज, तो आइडल करंट रेशियो क्या होता है? 2:1 आइडल करंट रेशियो होता है। 19 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखो बोल रहा है क्वेश्चन पे यदि संचालक अनुपात 82% है तो संचालक लाभ अनुपात क्या होगा? इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 82% देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, चलो हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने बोल रहा है, और देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने बोल रहा है, लेकिन पहले से ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया है 82%। अगर ऑपरेटिंग रेशियो पहले से दे दिया है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा माइनस ऑपरेटिंग रेशियो कितना है? ऑपरेटिंग रेशियो कितना है? 82%। घटा देना, तो 100 से 82% घटेगा तो 18% आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 18%। देखने में देखो भले ही बड़ा लगा लेकिन बन कितना इजी से गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 पे। 21 पे बोल रहा है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। तो सिंपल सा बात है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो है वो सबसे बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हुए, बैलेंस शीट को देखते हुए, और बैलेंस शीट के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसको देख के भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। बोल रहा है क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन नगद का स्रोत नहीं है? विच इज नॉट सोर्सेस ऑफ कैश, यहां से कौन सा ट्रांजेक्शन करेंगे जिससे ना तो कैश आएगा ना ही तो हम लोगों का कैश जाएगा? तो देखो ना कैश आएगा ना कैश जाएगा, तो ये हम लोगों का होगा देखने दो कौन कौन सा ऑप्शन है हम लोगों का। ना कैश आएगा ना जाएगा, नहीं नहीं देखो क्या बोल रहा है, विच इज नॉट सोर्सेस ऑफ कैश। अच्छा, यहां से कौन सा, इन चारों में से कौन सा ट्रांजेक्शन है जिससे कैश नहीं आएगा? आएगा नहीं, इनफ्लो नहीं होगा, कैश इनफ्लो नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए परचेज ऑफ एसेट, एसेट खरीदेंगे तो कैश आएगा या जाएगा? जाएगा, तो ये आउटफ्लो है। हमको बोल रहा है इनफ्लो, तो ये तो एप्लीकेशन ऑफ कैश हुआ।
और बाकी इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करेंगे, ऋण पत्र देंगे तो केस आएगा, बैंक से लोन लेंगे तो केस आएगा, कोई भी एसेट को बेचेंगे तो केस आएगा। तो ये जो है परचेज ऑफ एसेट आउटफ्लो का सोर्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, झारखंड अधिविद्य परिषद है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करता है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, गैर व्यापारिक संस्था है। नेक्स्ट में आते हैं, साझेदारी समझौते हो सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन और ओरल दोनों हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब कभी भी कोई भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो इससे पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी पुनर्गठन। साझेदारी फर्म का समापन कभी नहीं होता है। ठीक है। तो ये हम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इससे रिकॉन्स्टिट्यूशन पुनर्गठन होता है, समापन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। साझेदारी की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू। तो जो पार्टनर डेथ कर जाता है, उस पार्टनर का जो भी चीज था, उसका प्रॉफिट था, उसका कैपिटल था, उसका जनरल रिजर्व था, उसका गुडविल था, ये सब चीज उसके एग्जीक्यूटर को, उसके उत्तराधिकारी को, उसके नॉमिनी को जो है वो दे दिया जाता है। उसके एग्जीक्यूटर, उसके निष्पादक को दे दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रीपेड एट द टाइम ऑफ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन सब में जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हुआ है, तो हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा बनेगा। ठीक है। तो एडमिशन में भी बनता है, रिटायरमेंट में बनता है, डेथ में भी बनता है, इनमें से सभी मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, कंपनी होता है, कंपनी इज, तो हम सबको पता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी जो होता है एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बोल रहा है निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 तक होता है, और एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम इशूड टू शेयर, जितना शेयर वो बेचेगा उतने के बराबर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग, पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है। द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड। यानी कंपनी का कैपिटल का वह भाग जो कंपनी सिर्फ तभी मांगेगा जब कंपनी को बंद करना होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, यानी कि संचित पूंजी। ये कंपनी तभी मांगता है जब कंपनी को बंद किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बोल रहा है शेयर आवंटन खाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अभी समझाए थे, कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता होता है। आगे बोल रहे क्वेश्चन पे, लाभ हानि विवरण को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को इनकम स्टेटमेंट यानी कि लाभ हानि विवरण खाता को आय विवरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट बोलते हैं, इन्वेंट्री में परिवर्तन है, चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि प्रारंभिक स्टॉक घटाओ अंतिम स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, समान आकार के लिए कितना मानना चाहिए? 100 मानना चाहिए, अभी अभी हम लोग पढ़े। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, ऋण पत्र पर ब्याज की दर होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज। तो कभी भी कोई भी जो डिवेंचर होता है, उस डिवेंचर पे जब कंपनी डिवेंचर इशू करता है तो कंपनी पहले ही बोल देता है कि देखो भाई, हम इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट चुकाएंगे, 6%, 7%, 8%, 9%, 12%, 10%, जितना बताएगा कंपनी पहले से उसको फिक्स्ड कर देता है। तो डिवेंचर पे रेट ऑफ डिवेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, यानी कि निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आधिकारिक अंश निर्गमित किए जाते हैं, राइट शेयर्स इशूड टू। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो राइट शेयर जो है वो किसको इशू किया जाता है? तो राइट शेयर जो होता है वो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो है वो इशू किया जाता है। ऐसे शेयर होल्डर जो पहले से विद्यमान है, जो कंपनी का पहले से अंश खरीदा है, उनको दिया जाता है। ठीक है। और बोनस शेयर जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37, द आइडल लिक्विड रेशियो। देखो जी, लिक्विड रेशियो बोल रहा है, करंट रेशियो नहीं, आदर्श तरल अनुपात होता है, आइडल लिक्विड रेशियो होता है 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है 38 नंबर पे, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे को संपत्ति में शामिल है, करेंट एसेट ऑफ द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड, इनमें से सभी सब चीज आता है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। गेनिंग रेशियो इज लाभ प्राप्ति अनुपात है, तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। ऑर्डिनरी नॉर्मली बोल रहा है तो नॉर्मली में 50 होता है, जब बैंकिंग बिजनेस बोलता है तब मैक्सिमम 20 होता है। ठीक है, बैंकिंग व्यवसाय में। अब देखो भाई, सेम इसका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया। जो नहीं करना है हम खुद काट दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है। इसके बाद बाकी क्वेश्चन नंबर 3 करना है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 4 भी करना है, 5 भी करना है, 6 भी करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है, 8 नहीं करना है, 8 छोड़ देना, 8 नहीं करना। 9 करना है बिल्कुल। 9 के बाद 10 भी है। ठीक है, 10 भी है। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना। 11 एनपीओ का क्वेश्चन है, एनपीओ इस बार नहीं है। ठीक है, 11। क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्वेश्चन नंबर 13 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 16 भी करना है। हो गया। 17 भी करना है। एनपीओ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीओ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना। इसी टाइप का एनपीओ पूछेगा, या तो एनपीओ में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, या इसके अलावा एक क्वेश्चन आप कर लेना जिसमें कोई एसेट पे डेप्रिसिएशन कटता है और एसेट का अकाउंट खोला जाता है ना, वो उस टाइप का एक क्वेश्चन को कर लेना। या तो वो पूछेगा, नहीं तो 100% इसी टाइप का आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18, ये भी हम लोगों को करना है। ठीक है, इसका हम पीडीएफ ऐसे भी भेजेंगे, वहां से देख लेना। अंश और ऋण पत्र में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये और कुछ कुछ जो है यहाँ पे थ्योरी है हम लोगों का करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का थ्योरी हो गया, 2 भी करना है, 3 भी करना है, 4 भी करना है, 5 6 7 ये सारा का सारा थ्योरी करना है जो आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है, 9 भी करना है, 10 भी लिखना है, 11 को भी लिखना है, क्वेश्चन नंबर 12 को भी बनाना है, 13 को नहीं बनाना है, 13 छोड़ देना, 13 नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 बनाना है, एनपीओ का क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15, ये जो 15 क्वेश्चन है वो एनपीओ का है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नहीं बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18 भी बनाना है। ठीक है, हो गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर इसके लिए क्वेश्चन नंबर ये जो 18 है, इसी टाइप का हम आप लोगों को अभी अभी बोल रहे थे कि इस टाइप का कम से कम एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके रखोगे, जिसमें आपको तीनों एक्टिविटी को बनाने के लिए बोलता है और नीचे जो है उस एसेट से रिलेटेड कुछ कुछ एडजस्टमेंट जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछता है। थोड़ा डाउन हो जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस को जरूर करना। ठीक है, क्योंकि इसका पूछा जाने का मोस्ट प्रोबेबल चांस आपका बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी करना है, अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन है। जो चीज निकालने बोला है, करंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, सबको निकालना। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं लास्ट और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पे, और हमारा हो जाएगा ये कंप्लीट। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक सामान्य साझेदारों में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। आगे आते क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस नहीं करना है, ये क्वेश्चन हम लोगों का एनपीओ का है, एनपीओ का कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो पढ़ना नहीं है उसको नहीं पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको बनाओगे और इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे। जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं, हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप बनाओगे और उसका आंसर हमको कमेंट करके बताओगे। नहीं बनता है तो भी हमको बोलना कि सर बता दीजिए, हम आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, ये हम लोगों का, एक मिनट, हाँ ठीक, 4 करना है। 4 पे बोल रहा है संचित लाभ और संचय को हस्तांतरित किया जाएगा। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू। तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है, यानी जो चीज अभी तक पार्टनर्स के बीच नहीं बांटा है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते में बांट दिया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 5 नंबर नहीं पढ़ना है, 6 नंबर पढ़ना है।
देखो 6 नंबर पे क्या बोल रहा है भाई, सुपर प्रॉफिट मीन, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पूछा है, यानी अधिलाभ का अर्थ हम सबको पता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, अधिलाभ इज इक्वल टू औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे बोल रहा है, ये 7 भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, एनपीओ का है, ठीक है, हटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है, आइडल करंट रेशियो बोला, करंट रेशियो 2:1 होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 बना, क्वेश्चन नंबर 9 बनाना है, न्यूमेरिकल है, इसका भी आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बोल रहा है 10 पे वित्तीय विवरण होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो एक रिकॉर्ड फैक्ट होता है, एक अभिलेखित तथ्य होता है जिसमें हम लोग चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो क्या बोल रहा है, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय लाभांश का भुगतान किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आएगा, इस साल के मॉडल पेपर में है ये क्वेश्चन। पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस समय जो डिविडेंड होता है उसको हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी कि वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत दिखाते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे बोला जा रहा है लाभ हानि विवरण को डॉट डॉट भी कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट यानी आय विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है समता अंशधारी को मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव्ड, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड यानी कि लाभांश दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 ऋण पत्र बोला गया है, ऋण पत्र आपके ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा, यह भी इस साल के मॉडल पेपर में है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ वॉन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, जब हम लोग अपने डिवेंचर यानी वॉन डिवेंचर को कैंसिल किए तो उसके बैलेंस को कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में यानी कि पूंजी संचय खाता में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नहीं पढ़ना है, एनपीओ का क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना है, बोल रहा है प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड, जो सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा मिलता है उसको जो है वो डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए यानी लाभांश का पेमेंट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, बोल रहा है साझेदारी समझौते हो सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटेन एंड ओरल बोथ, ये दोनों ही हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 गुडविल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग बना के हमको कमेंट करके बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या बोल रहा है, बोनस शेयर्स निर्गमित किए जाते हैं, बोनस शेयर इशूड टू, हम अभी अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए थे कि जो भी कंपनी होता है उसमें कंपनी को जो बोनस शेयर होता है कंपनी वो बोनस शेयर हमेशा हमेशा अपने इक्विटी शेयर होल्डर को जो है इशू करता है यानी समता अंशधारियों को इशू करता है, ठीक है। राइट शेयर्स जो होता है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देता है और बोनस शेयर हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, बोल रहा है एक कंपनी का वास्तविक मालिक होता है द रियल ओनर ऑफ ए कंपनी आर, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का रियल ओनर होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैन बी पेड बाय फर्म, देखो गलती से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था, गलती से यहाँ पे इंग्लिश में लोन लिखना छूट गया है, हिंदी में है साझेदारी फार्म के अभाव में साझेदारों के ऋण पर फार्म द्वारा कितना % ब्याज दिया जाता है, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 22, आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग हमको बना के दिखाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 न्यूमेरिकल है, ये भी हम आप लोगों के लिए जो है वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, 24th नंबर व्हेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब अस्थाई पूंजी प्रणाली को अपनाया जाता है तो फार्म की पुस्तकों में साझेदारी को खाते खोले जाते हैं। व्हेन फिक्स्ड कैपिटल ऑफ कैपिटल इज एडॉप्टेड द अकाउंट ओपन इन द बुक्स ऑफ द फार्म विथ रिस्पेक्ट विथ पार्टनर, यानी सिंपल बोल रहा है जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो कितना अकाउंट खुलता है, 2, जब फिक्स्ड होता है तो 2 अकाउंट खुलता है, कैपिटल और करंट अकाउंट, और जब कभी भी फ्लक्चुएटिंग होता है तो 1 अकाउंट, जब फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट, ठीक है। फिक्स्ड अकाउंट है तो 2 अकाउंट खुलेगा, कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साझेदारी अनुबंध बनाना, पार्टनर्स प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना वॉलेंट्री कंपलसरी है। देखो एक चीज आप लोगों को समझा रहे, एकदम अच्छा से समझोगे, बोल रहा है क्वेश्चन में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना, हिंदी में मेरा वर्ड सुनो, पार्टनरशिप साझेदारी अनुबंध पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है, आप पे मन करता है आपको बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ,
लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है। अगर कभी इंग्लिश में या हिंदी में लिखेगा पार्टनरशिप साझेदारी समझौते का होना कंपलसरी है और बनाना वॉलेंट्री है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। साझेदारों का दायित्व होता है लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर। तो एक साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व जो है, पार्टनर्स का लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होता है। झारखंड एकेडमी परिषद, झारखंड एकेडमी काउंसिल क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस, ठीक है, सरप्लस बोला जाता है। आगे ये 29 नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 30 भी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ना है, ठीक है। गुडविल का क्वेश्चन है 31 नंबर। चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट कर लेना और हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे गुडविल इज, तो हम सबको पता है गुडविल एक इनटेंजिबल फिक्स एसेट होता है, यानी एक अमूर्त संपत्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 33 में भी गुडविल निकालने बोला। चलो भाई, एक कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने बोला, इसमें आप हमको गुडविल निकाल करके बताओगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 में भी न्यूमेरिकल है, इसको बनाओगे और बना के हमको आंसर दिखाओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। सेक्रीफाइस रेशियो, तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है? पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वह करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज बोर्न बाय। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ले लेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। बोल रहा है संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन के लिए हम खोलते हैं फॉर चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी वी ओपन। कभी भी एसेट और लाइबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आया उसके लिए हम लोग हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी लाभ हानि समायोजन खाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। गुडविल इज पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, तो उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में दिया जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बना करके आप लोग हमको इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताओगे। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमन के पश्चात, यानी जब शेयर को फॉरफिटेड करके रीइश्यू किया उसके बाद जो पैसा बचा उसको हम लोग हमेशा कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं, यानी पूंजी संचय खाता में दिखाते हैं। समझ में आया? इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये जो है हम लोगों का, ये है हम लोगों का टॉप 100 का, हम आप लोगों का सिर्फ एक ही सेट है ये। ऐसे ही हम आप लोगों को 5 या 6 और सेट लेकर के आएंगे, प्लस आप लोगों को महा मैराथन क्लास करवाएंगे, प्लस हम आप लोगों का टेस्ट सीरीज भी लेंगे, जिससे हम देखेंगे कि एमसीक्यू में आपका कितना अच्छे से तैयारी है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम में 90% लाना है तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि ऑब्जेक्टिव में आपको 30 on 30 यानी फुल में फुल मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो उतना ज्यादा लाइटली या उतना ज्यादा हल्के में मत लेना कि यार सब ऑब्जेक्टिव है ये तो हो जाएगा छोड़ दो, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्टिव में गलत है तो गलत है, खत्म कहानी, ठीक है। चलो इसी टाइप का हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं और सभी सब्जेक्ट का हम आप लोगों के लिए मैराथन क्लास या आपका ये योद्धा सीरीज, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज, हर चीज हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जो भी दिक्कत डाउट परेशानी है वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे जरूर पूछना। जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के छोड़े हैं वो सारे क्वेश्चंस आप हमको आंसर करके जरूर बताओगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।